सारे दर्द दिल के भुलाते चल, कुछ भी नहीं यहाँ मुस्कुराते चल। कोई जाना चाहे साथ अगर, कोई जाना चाहे साथ अगर, एक आवाज़ देकर बुलाते चल। सफ़र में कई मौसम बदलेंगे, हर मौसम को अपना बनाते चल। ये जो पोएम है, 6 लाइन जो अपने आपको मैंने अभी सुनाया, ये पोएम जो परफेक्ट ये जन स्वराज के लिए बैठता है। एक एक व्यक्ति जुड़ते हुए आज जन स्वराज एक पौधा बनने को तैयार है। एक 2 अक्टूबर के पार्टी का स्थापना होने वाला है। तो इस आज का जो पॉडकास्ट है ये इन मुद्दों पर, क्योंकि जन स्वराज को लगातार युवाओं के बीच बहुत आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। खासकर बिहार के वो स्टूडेंट या वो यंग जनरेशन जो बाहर चले गए थे, आज बिहार में फिर से आए हैं और वो जन स्वराज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये पूरा चर्चा जो होगा वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ होगा, एक जैसे जन स्वराजी के साथ होगा जो दिल्ली में रहते थे, लेकिन जन स्वराज की स्थापना जब होने वाली है उसके पहले जन स्वराज के साथ जुड़े, उनके साथ कार्य भी कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट। हमारे साथ श्याम सुंदर है जो कि दिल्ली में रहते थे, अभी वो जन स्वराज के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और ये दिल्ली से क्यों आए ये भी हम जानना चाहेंगे। और जिस प्रकार से अदर स्टेट से लोग, बिहार के लोग जो दूसरे राज्य में चले गए थे, अब वो बिहार में रहकर जो दिल्ली से बाहर या बिहार के बाहर रह रहे थे, वो बिहार में आए हैं और जन स्वराज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनको एक होप दिख रहा है, उनको एक विश्वास दिख रहा है कि बिहार बदल रहे हैं। उनको एक ऐसा विश्वास है कि बिहार बदलने की शुरुआत हो चुकी है। वो महसूस होने लगा है कि अब वो बिहार की जो बदलने की सूरत, जो कई बार ऐसा कहा जाता है कि बिहार नहीं बदलेगा, लेकिन वो बिहार की जो सूरत बदलने लगी है, लोगों के बीच वो राजनीतिक सूरत जो बदल रही है, वो युवाओं के बीच बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारे बीच एक युवा है, इनका नाम श्याम सुंदर है। दिल्ली में ये भी रहते थे, बिहार में आए हैं और बिहार में लगातार जन स्वराज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी श्याम सुंदर जी, बताइए कैसा सफर रहा अब तक? बिहार को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है श्याम सुंदर सिंह। मैं बिहार के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैं बचपन से ही दिल्ली में रहा हूं। वहीं से मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। मेरा ग्रेजुएशन हो या मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन MBA हो, मैंने सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। साथ ही मैं अपनी नौकरी भी कर रहा था और नौकरी से पहले जब मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया था, उसी टाइम पे मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया था, जो मैंने चलाया, फिर वो उसको बंद किया, फिर जॉब करी, सब किया और वहीं इस्टेब्लिश था। अब बिहार में जन्म हुआ था या दिल्ली में जन्म हुआ था आपका? मेरा जन्म बिहार में ही हुआ था। अब पलायन किए पहले? हाँ जी। पूरी फैमिली के साथ? हाँ, मेरे माता पिता सभी दिल्ली में रहते हैं। तो अभी आप बिहार में क्यों आए? क्योंकि आपका जैसा कि आपने बताया पूरी फैमिली दिल्ली में शिफ्टेड है, तो फिर बिहार आने का कारण क्या रहा? देखिए, मेरी फैमिली तो चलिए बाहर चली गई। हमारे पापा ने बहुत मेहनत की और हम थोड़ा ठीक ठाक पैसा कमा गए। हम वेल सेटल्ड हो गए, वहाँ पे अपना घर बना लिया, सब कुछ है। लेकिन जब भी हम बिहार को न्यूज़ में देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिल में टीस रहती है कि काश थोड़ा कुछ बदल जाता, बिहार बदल जाता। ठीक है, हमारे पास भी एक बहाना होता कि हम भी आते जाते रहें। ठीक है, क्योंकि बिहार को न्यूज़ में इस तरीके से दिखाया जाता है कि बिल्कुल अनसेफ जगह है, जाना बेकार है। ठीक है, या अगर आप जाएंगे तो आपके साथ ना जाने क्या हो जाएगा। ये एक इमेज हम चाहते थे हमेशा से कि बदले। बिहार वैसी जगह है नहीं। हाँ, बिहार जो आप कह सकते हैं विकास का जो पथ है उसमें बहुत पीछे रह गया। जिनके भी कारण पीछे रहा वो बात तो दूसरी है, लेकिन पीछे रह गया। और जितने भी लोग बाहर रहते हैं बिहारी, हर किसी के मन में यही है कि बिहार वापस पथ के रास्ते पे आए और बिहार भी एक डेवलप्ड स्टेट के लिस्ट में अपना नाम दे। और जो लोग बिहारी को एक गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो हर बिहारी को एक इज्जत की नज़रों से देखे। बाहर बिहार को जिस प्रकार से दिल्ली में बिहारी एक गाली के तौर पर प्रयोग किया जाता है, आप दिल्ली में रहे हैं, आपका जन्म बिहार में भले हुआ हो, आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए, पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई। जी जी। तो आप जब बिहार आए तो आपने जैसे बताया कि आप जन स्वराज के साथ जुड़े हुए, आप जन स्वराज के साथ जुड़े, उसका जन स्वराज के साथ कार्य कर रहे हैं। कैसा अब तक का सफर रहा जन स्वराज के साथ? अभी तक का सफ़र मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं जब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पदयात्रा से शुरुआत की। पदयात्रा में जो भी, कौन से जिला में पदयात्रा आपने स्टार्ट किया था? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट एंट्री से मैंने शुरुआत की थी, जो जुलाई महीने में हो रही थी। जी जी जी। मैंने 13 जुलाई को फिजिकली ज्वाइन किया था। तो उनके साथ आप पदयात्री रहे? पहले हम पदयात्रियों पर रहे, इसके लिए अनुभव मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई पदयात्री रहे हैं।
तो कैसा अनुभव रहा पदयात्रा के तौर पे? सो पदयात्री के तौर पर हम जहाँ से पदयात्रा शुरू हो रही थी, ठीक है, वहाँ से हमने पदयात्रा पूरी की। प्रशांत जी से मिले भी, उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस भी किया। उन्होंने पूछा भी कि भाई आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप आए आपसे हैं। आप उनसे मिलने का जी, मौका मिला? जी, जी। तो आप क्या करना चाहते हैं? हमने उन्हें बताया कि हम अब बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। हम दिल्ली छोड़ चुके हैं और हम बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। हम आपकी सोच से बहुत प्रेरित हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं और हम हमेशा से एक ऐसा रास्ता तलाश रहे थे कि हम अपने स्टेट के लिए कुछ काम कर पाएँ। तो स्टेट के लिए काम कर पाए, तो अभी तक आपको ऐसा नहीं लगा दूसरी पार्टियां भी थी जिसके साथ जुड़ के काम कर सकते? जन स्वराज के साथ ही ऐसा? तो मैं आपको बताता हूँ, मैं काफ़ी समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ था और बीजेपी से जुड़े होने के बाद भी कभी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं दिखा उनकी तरफ से जो बिहार को एज अ स्टेट कहीं पे वो खड़े करने की बात करें। उनका हमेशा यही मैंने देखा है कि भाई अब अगर कोई शांति से बैठा है तो कोई ऐसी बातें कीजिए कि रिजर्वेशन जिनके पास नहीं है उनका झगड़ा हो जाए उन लोगों से जिनके पास रिजर्वेशन है, ठीक है, या हिंदू का मुस्लिम से हो जाए या माइनॉरिटी का मेजॉरिटी के साथ हो जाए। उनका कुल मिलाकर यही रहता है। उनका कोई ऐसा कोई स्टेप नहीं होता कि वो कम्युनिटी को या एक सोसाइटी को साथ लेके चलें। कि जन स्वराज का आप जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि जुलाई महीने में आप फिजिकली तौर पे जुड़े हैं, उसके पहले भी जन स्वराज से आप जुड़े हुए थे। जी, जी। तो अभी तक आप जन स्वराज को कह रही है कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जी, जी, जी। क्या लगता है कि 243 सीटों पे कितना प्रभावकारी रहेगा? देखिए, प्रभाव तो जन स्वराज का है, प्रभाव प्रशांत किशोर का है, क्योंकि कोई भी नेता अभी तक इस तरीके से जनता के पास नहीं पहुंचा है, आज तक नहीं पहुंचा है। गांव-गांव उनके दरवाजे नहीं पहुंचा है। हमेशा एक नेता जो है ना, एक जो जनता है उसकी नज़रों में एक सेलिब्रिटी है कि वो हमसे दूर है, हमें दूर से हाथ दिखाएगा और हम बस, ठीक है। कभी जनता को ये मौका नहीं मिला कि जो हमारा नेता है या जो हमें इस चीज़ का वादा कर रहा है कि वो बिहार बदलेगा, उसके साथ आमने सामने बैठ के बात करने का मौका मिले या उससे सवाल पूछने का मौका मिले, या खुद को वो एक कटघरे में जनता के सामने खड़ा कर दे रहा है हर कुछ दिनों में कि आओ मुझसे सवाल पूछो, आओ मुझे परख लो। ऐसा कोई नेता आज तक दिखा नहीं था। अब दिल्ली में रहे हैं, बिहार को वहाँ पे आपने देखा कई लोग, हाँ, बिहार के लोग जॉब करते हैं, बिहारी के तौर पे वहाँ रहते हैं। कई फैमिली बहुत ऐसी है खराब कि हालातों में। जनरेशन जी, रहते जी, हैं जी, वहाँ। जी। तो कैसा उनका हालात रहा है? क्योंकि आए दिन मीडिया में दिखता रहता है कि बिहार के लोग वहाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोरोना का टाइम कर लीजिए, कई पैदल आए वहाँ से बिहारी, यहाँ पे आए। उन्होंने कई बार, बिहार के मुख्यमंत्री ने बोला कि अब कोई बिहारी यहाँ से नहीं चलेगा, लेकिन फिर देखा कि जैसे कोरोना का प्रभाव कम हुआ फिर से लोग पलायन कर गए। पलायन केवल मजदूरों का नहीं है, पलायन हर तरीके से बिहार का है, चाहे पैसा का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे इंसान का हो, पलायन लगातार होता जा रहा है। देखिए, जो कोरोना की आप बात कर रहे हैं उसमें आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि मैंने जो पहले कहा था कि बाहर बिहारियों की इज्जत क्या है। बाहर बिहारी को एक मजदूर के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। उनके लिए हम अपने ज़िले में क्या कहते हैं कि भाई हम सबसे ज़्यादा आईएएस कलेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बाहर के जो स्टेट हैं उनके लिए एक्सेप्शन है। उनके लिए बिहारी जो है ना, वो एक मजदूर है, जो गुटखा चबा रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो एक मजदूर है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर अगर कोई उन्हें पोजीशन दिखती है बिहारी की, तो वो उनके लिए एक्सेप्शन होता है, ठीक है। और आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि मज़दूरों के लिए कोई हेल्प नहीं है। पॉलिटिकल जो पूरा का पूरा लॉबी है कंट्री का, ठीक है, कोई किसी के पास टाइम नहीं है उनके लिए, ठीक है। वही हुआ कोरोना में बिहारियों के साथ। सबको पता है कि अगर कंट्री में सारे बिहारी सिमट के वापस बिहार लौटा जाएं तो कितने ही स्टेट हैं जो चलना बंद हो जाएंगे। फिर भी वो गाड़ी के तौर पर बिहार को यूज करते हैं। बिल्कुल। अभी आप जानते होंगे, मैं टॉपिक से डाइवर्ट कर रहा हूँ, बट अभी एक स्टेट के एक मंत्री आए थे बिहार में, अगर आपको याद हो। उन्होंने इस तरह की कमेंटबाजी की बिहार में आकर, जो पार्टी सत्ता में है उसके साथ खड़े होकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बिहार के डीएनए में मजदूरी है, ठीक है। शायद वो भूल गए कि वही बिहार है जिसने हर राज्य को, प्रोविंस को जीत के एक ज़माने में सम्राट अशोक ने इसे भारत बना दिया था।
ये वही वो इतिहास रहा है बिहार के साथ। हाँ। लेकिन वो प्रेजेंट के टाइम में अभी वो देखा जाए तो बिहार बहुत तरीके से अभी गरीबी के गरीबी गरीब के हो कगार चुका पर है। है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों के पास पैसे नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे बहुत है, पैसा लेकिन कई लोग के पास कुछ हाथों में पैसे हैं। देखिए, आपको वही इनकम पैरिटी समझना पड़ेगा इसके लिए। बिहार में हम कहते हैं कि साल में एवरेज जो है ना, एक आदमी कमाता है 44,000 रुपये, है ना। 44,000 रुपये साल में बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बिहार में एवरेज अगर आप देखोगे तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये थोड़ी है कि हर कोई 44,000 कमा रहा है। कोई होगा जो साल के सिर्फ 24,000 ही कमा रहा होगा, ठीक है। कोई होगा जो साल के 1 लाख कमा रहा होगा। हम तो औसतन 44,000 जोड़ रहे हैं ना, लेकिन कोई तो होगा जो महीने के शायद 2,000 भी नहीं कमा रहा होगा। पटना और बेगूसराय को देखा हटा दिया जाए तो और हालत खराब है बिहार की। और हालत खराब और है बिहार व्यक्ति जो कैपिटा है बहुत हालत खराब है। बहुत। जब अगर जैसे कि जो मैंने देखा पदयात्रा में, जितना हम बातें कर देते हैं, अगर आप ऑन ग्राउंड काम करने जाओगे तो एक बार को आप डर जाओगे कि भाई ये होगा कैसे। लोगों ने लूट लूट के इतना मतलब गड्ढे में डाल दिया है स्टेट को। लोगों ने नहीं, खासकर नेताओं ने। देखिए, मैं इस चीज़ के मामले में नेताओं को 50% का ही भागीदार मानूंगा। आधा भागीदार ब्यूरोक्रेसी है। हम ब्यूरोक्रेसी को हर बार भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ब्यूरोक्रेसी तो अरे ये तो दूध का धुला है, पर ब्यूरोक्रेसी दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है। दोनों मिलकर ही जनता के साथ बिल्कुल अन्याय करते हैं, ठीक है। अगर आप अभी देखोगे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक किसी जो व्यक्ति जिसके पास कोई पैसा है, पावर है, कोई लोकल अप्रोच है, उसको अगर एक डीएम को मिलना है, कितना समय लगेगा उसे, आप बताइए। लेकिन एक व्यक्ति, मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति जो 1 महीने से डीएम ऑफिस का चक्कर काट रहा है, ठीक है, जो मैं जानता हूँ, किस लिए? क्योंकि सरकार ने उसकी एक ज़मीन को सरकारी घोषित कर लिया है। अब वो लड़ रहा है कि भाई ये तो मेरी खानदानी ज़मीन है, लेकिन डीएम के पास समय नहीं है उससे मिलने का। तो क्या लगता है कि जनसुराज जो बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं है, अपेक्षाएं, उस पर खरी उतर पाएगी? देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप नहीं कह सकते कि भाई 100% वो जाके जो उसने कह दिया वो हो ही जाएगा। जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तब रियलिटी थोड़ी अलग होती है। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो भाई अचानक से कोई नई मुश्किल आ गई, कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, उसको भी सेटल करना है, उसको भी देखना है। तो हाँ, जनसुराज अगर कह रहा है कि मैं 10 काम करके दिखाऊंगा, तो मुझे लगता है कि 10 में से 10 तो नहीं, पर हाँ 8 काम तो हो ही जाएगा। क्योंकि आप और हम 10 होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। समय तो लगेगा। देखिए, सिस्टम जो खोखला हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो उसको चुका है। चेंज करने में थोड़ा समय लग सकता है। पहले तो आपको समय लगेगा वही रिप्लेसमेंट ढूंढने में, सही लोगों की रिप्लेसमेंट, जो कि हमारा जनसुराज कहता भी है, सही लोग सही सोच सबसे पहले, ठीक है। तो सही लोग ढूंढना और सही सोच वाले लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि बिहार के जो युवा है, खासकर जो स्टूडेंट हैं, उनके बीच जनसुराज को लेकर बहुत उत्सुकता हो रही है जी। कई लोग से मिलने पे ऐसा पता लगता है कि आप जनसुराज को जानते हैं, तो बोले हाँ वो प्रशांत किशोर वाली जनसुराज। तो प्रशांत किशोर का जो चेहरा है वो लगातार देखा जाता है पॉजिटिव चेहरा बनता जा रहा है। इससे मुझे लगता है कि जैसे 2 अक्टूबर को जो जनसुराज पार्टी बन रही है, वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अलग जो दल है उनमें खलबली मच रही है, कि जो लगातार, क्योंकि वोट जो है ना, वोट जो देने आते हैं वो युवा देने आते हैं और युवा ही बदलाव लाते हैं। तो युवाओं के बीच जो जनसुराज का जो इस प्रकार से देखा जाए कि लोगों में एक्साइटमेंट हो रहा है, जनसुराज प्रशांत किशोर के बातों को लगातार सुन रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कार्यक्रम के थ्रू, तो लोगों के बीच एक कौतूहल है कि हाँ भाई प्रशांत किशोर बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, जो वास्तविक में जो जरूरी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, असलियत में बिहार के लोग ना उकता चुके हैं 2 लोगों से, ठीक है। आपको भी पता है कि 2 ही लोग आपस में खेल रहे हैं कुर्सी, बिल्कुल ठीक है। और बिहार के लोग उकता चुके हैं। बिहार के यूथ को पता है कि हमें किस तरीके से पागल बनाया जा रहा है। पहले हमें प्यार से कहा जाता है कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, ठीक है। हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद क्या होता है, वैकेंसी आती है, वैकेंसी डिले होती है। अगर हम हो हल्ला करें तो हमें सड़कों पे पीटा जाता है, बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है, ठीक है। यानी कि हम वोट दें आपके लिए, आपको सपोर्ट करें, और बाद में हमें क्या मिल रही है, लाठी, है ना। तो अब बिहार के यूथ को भी पता है कि उन्हें रिप्लेसमेंट चाहिए, उन्हें एक नया ऑप्शन चाहिए भरोसा करने के लिए, और वो भरोसे के तौर पे प्रशांत किशोर जी उभर रहे हैं। वो भरोसे के तौर पर जनसुराज अपने आप को स्टैब्लिश करने में कामयाब दिखाई दे रहा है अभी तक,
तो वो आप कह सकते हैं कि जो यूथ है या जो नॉर्मल जो लोग हैं, यूथ को छोड़ के भी बड़े भी लोग हैं, वो भी इस चीज़ को लेके आशावादी दिखाई दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हाँ कुछ बदल सकता है। क्योंकि कोई व्यक्ति, देखिए, एक तो है कि कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। चल रहा है, लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं, इलेक्शन आएगा तो हाथ पैर जोड़ लेंगे, अरे माई अरे दीदी वोट दीजिए ना, आपका काम करवा देंगे। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो कोशिश कर रहा है और वो ये नहीं कह रहा है कि वोट मुझे दीजिए, वो कह रहा है भैया जिसको वोट देना है उसको दीजिए, लेकिन अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। ठीक है, प्रशांत किशोर कहते भी है सबसे जी। पहले सेल्फिश बनिए और अपने हाँ। और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। वो यही तो वो कह रहे हैं, यही मैं बता रहा हूँ, वो यही तो कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपका वोट कितना कीमती है। आप 500 रुपए के लिए मुर्गा भात खा के दे देते हैं या पाउच दे देते हैं पी के कि वोट दे दिए, आपको पता ही नहीं है। एक एक वोट के डिफरेंस से आदमी एमएलए और एमपी बनता है, तो आप जानिए कि आपका वोट कितना कीमती है। फ्री में मत बांटिए ये तो भी पदयात्रा में जैसे कि सोशल मीडिया पे मैं भी देखता हूँ, तो पदयात्रा में यही तो सिखाते हैं कि आप हम कोई दल से नहीं, जी हम ये बताने हैं कि आपके वोट का मतलब क्या है, जी, आपके जी। वोट का वैल्यू कितना है। बहुत। यही तो प्रशांत किशोर लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं, यही तो बताना चाह रहे हैं कि आप किसी को भी वोट दीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है, आपकी इच्छा आप किसी को वोट दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले ये सोचें कि हम किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। जी, आप जिसको चुनना चाह रहे हैं वो सही व्यक्ति है नहीं है, इन सारे परीक्षण के बाद अब वोट करिए। बिल्कुल, ये बिहार की जनता की जिम्मेदारी है। बिहार की जनता अब अगर इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं होगी तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। बिल्कुल, उनके लिए यही कहा जाएगा कि बिहार की बर्बादी में अब किसी और का नहीं, खुद जनता का ही हाथ है। अगर जनता अब भी नहीं संभली तो, क्योंकि जनता को अब समझना होगा, इस चीज़ के लिए जागरूक होना होगा कि उसके अधिकार क्या हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप एक बेसिक नेसेसिटी की चीज़ को लगा के, अगर मैं किसी पार्टी के एक आप समझ लीजिए पॉलिसी को काउंटर करूं, बोलूं, तो आप एक बेसिक नेसेसिटी की चीज़ को पहुंचा के आप ये कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। और मैं बात कर रहा हूँ नल जल की। नल जल क्या, वो एक बहुत बड़ा काम है, वो एक बेसिक नेसेसिटी है और आपकी जिम्मेदारी थी गाँव-गाँव में पानी पहुँचाना। क्योंकि लोग, बहुत सारी जगह बिहार में ऐसी है जहाँ पहले माइंस हुआ करती थी, केमिकल फैक्ट्रीज हुआ करती थी, तो वहाँ के पानी में कई तरह के केमिकल्स निकलते हैं। अगर लोग वहाँ पानी पीते हैं, ज़मीन का भूजल पीते हैं, तो वहाँ के बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनके दांत खराब होते हैं। आप जानते होंगे मधेपुरा जहाँ हम गए थे वो भी उन्हीं इलाकों में से है कि वहाँ पे भी कई जगह भूजल खराब है। ठीक है, ऐसे में आपने घर घर नल जल पहुँचाया, वो भी हर जगह नहीं है वो अभी भी। अगर आप उसकी रियलिटी देखने जाएंगे तो बहुत जगह नल जल लगा हुआ है, उसमें पानी नहीं आता है। समस्या है, कई बार बिहार में ऐसे लोग कहते हैं कि नल हमारे गांव में टंकी तो लग गया लेकिन पानी नहीं है, कोई ऑपरेटर घर नहीं में है नल वहाँ, तो लगा हुआ पानी नहीं है, कोई ऑपरेटर ही नहीं है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं मोटर आपको, खराब हो जाता है तो बनाने वाला कोई नहीं। कोई देखने वाला नहीं है। रियलिटी जो है ना ग्राउंड, वो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब से लगा हूँ फिजिकली, मैं बस ऑब्जर्वेशन ही कर रहा हूँ। ठीक है, कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस चीज़ को लेके इग्नोरेंट हैं। ठीक है, कि अरे दिखेंगे। आंदोलन में तो दांडी मार्च में जब चले थे तो 78 लोग साथ में थे, कई उसके बाद उसके जो जब चलने के बाद लास्ट में जब देखा गया तो देश में इतने सारे रैली वही चीज़ है। नहीं, प्रशांत किशोर जी अपने स्टेटमेंट में ये कह भी रहे थे कि कई बार ऐसा हुआ है जब मैं पदयात्रा में 10-10 लोगों के साथ चला हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं टूटी, क्योंकि मैंने ठाना है करना है। वैसे भी वैसे ही मैं भी बाहर से ठान के आया हूँ कि मुझे अपने स्टेट के लिए काम करना है। आपने नौकरी किया, अब यहाँ पे रह रहे हैं तो इनकम कोई सोर्स तो होगा? अभी देखिए जो है थोड़ा बहुत सेविंग्स है, बाकी मेरी कुछ ज़मीनें हैं यहाँ पे। तो अभी तो खेती नहीं होती थी पहले, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था, पर अब हैं तो उपजाएंगे और खेती भी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है खेती करेंगे तो एक सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट हो ही जाएगा। लेकिन बिहार के लिए बदलाव जरूरी है, स्ट्रगल करेंगे लेकिन बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार के लिए काम। दोबारा दिल्ली नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए दिल्ली तो आना जाना लगा रहेगा, अभी दोस्त वहीं हैं, सब वहीं हैं, पेरेंट्स वहीं रहते हैं, तो नहीं जाएंगे तो हो नहीं सकता। अब वहाँ सेट होने नहीं जाएंगे, मतलब परमानेंट रहने पहले नहीं। ये था कि पहले घूमने के लिए बिहार आते थे कभी कभार, हाँ। अब दिल्ली कभी कभार, आप दिल्ली घूमने जाएंगे,
वो जो माइग्रेशन की बात हो रही थी जी, अब रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट माइग्रेशन की जो बात हो रही थी जी। तो उसमें आप फिट बैठते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्याम जी। धन्यवाद।